शुरू करें। नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोगों ने पिछली क्लास में इंग्लिश स्पीकिंग को थोड़ा सा समझा था। पॉलिटी क्लास भी दरअसल आज ही आपको मिल जाए या फिर हो सकता है कल मिल जाए आपको पॉलिटी क्लास, और फिर हम लोग स्विच करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट्स को भी एक दो स्विच करेंगे। हालांकि आप लोगों को लगता होगा कि खाली मैं ऐसे कह दे रहा हूँ, लेकिन दरअसल मैं देखना चाह रहा था कंटिन्यूटी किसकी केस में बन रही है। तो एक एक करके सब्जेक्ट टाइम टेबल के हिसाब से डालते रहेंगे। फिलहाल अभी हम लोग डील कर ले रहे हैं, जो भी ऊपर सूचना आपको मिल जाएगी। अभी हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग के थोड़ा एक आगे बढ़ा लें कि कुछ लोग जो हैं इनको थोड़ी सी इंग्लिश में किसी वजह से दिक्कत आ रही है। हालांकि बहुत आपको अंग्रेजी पता होगी, ये बात ठीक है, और काम भी चल जाता होगा, लेकिन बहुत इधर भी मांग उठ रही थी और थोड़ा सा और जो जानकारी में थे एक दो लोग कुछ देख रहे थे, उन्होंने भी ऐसे बताया। तो हम लोग वहां तक पहुंचेंगे कि कल को कोई भी एग्जाम जो इंग्लिश में आता है, और आपको पता होगी अधिकतर जो एग्जाम्स होते हैं वो इंग्लिश में छपते हैं, और किसी वजह से अगर हिंदी में कोई करेक्शन कोई दिक्कत आती है तो मानना कौन सा होता है, प्रायोरिटी किसको दी जाती है, इंग्लिश वाले को प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये भी चीज है, तो इसीलिए हमें इंग्लिश को हम लोग वहां तक पहुंचाएंगे अपने इस क्लास को कि हमें वो समझने में, जो इंग्लिश में लिखा होगा वो समझने में दिक्कत ना आए। कोई न्यूज़पेपर है इंग्लिश के अगर यदि तब, या कोई पुस्तक आप बुक पढ़ रहे हैं इंग्लिश की तब, ठीक है। अभी हम लोग ज़्यादा हिंदी में संवाद कर रहे हैं और लगभग आपको शुद्ध हिंदी कुछ लग रही होगी। अंग्रेजी पहुंचेंगे तो अंग्रेजी की बात करेंगे, लेकिन अभी तो हिंदी में बात करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसी बुक होगी इंग्लिश की, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स वगैरह हैं, या फिर आप नेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं। जैसे अधिकतर नेट पे सारी चीज़ें इंटरनेट पे गूगल आदि सर्च करते हैं, उस पर अधिकतर इंग्लिश में ज़्यादा मिलता है। ऑथेंटिक जो डेटा है हिंदी में भी अब मिलने लगा है और भाषाओं में मिलने लगा है। फिर ट्रांसलेटर भी आ रहे हैं कि आप ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उसका विश्वास नहीं जमता कि क्या पता वही हो। तो जो ऑथेंटिक जो ओरिजिनल डेटा जिसने जब डाला होगा, तो ज़्यादातर आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे से डाटा हर एक उपलब्ध है, हिंदी में कुछ कुछ कम उपलब्ध है। तो वो इंग्लिश का डेटा आपको समझने में प्रॉब्लम ना होगी जब हम लोग इस क्लास को वहां तक ले जाएंगे। इंग्लिश का मतलब हमारा क्या है, हम लोगों को इंग्लिश का मतलब पहुंचाने का ये है कि हम इंग्लिश को वहां पहुंचा दें कि हमें कोई तकलीफ ना हो ज्यादा। बहुत इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज्यादा वैसा तो मामला नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ इंग्लिश स्पीकिंग का अगर थोड़ा और जुड़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में आपसे इस टाइम कॉन्टेक्ट रख रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बन पाएगा। उसमें ग्रुप डिस्कशन की जरूरत होती है थोड़ी सी, कि आपको बैठ के बोलना है। अगर आप अपने हैंड पे ये सब कर पाए, अपने स्तर पे कर पाए, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इन लोगों से तो मैं कराऊंगा, तो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें, हम लोग अगर बोलेंगे नहीं तब, और आसपास अगर माहौल भी ऐसा नहीं है तो और दिक्कत हो जाती है। तो मेरा यहाँ पर आपसे कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश को ऑनलाइन के लिए मैं खासतौर से इसमें बता रहा हूँ, ये पढ़ते पढ़ते हम वहां पहुंच जाएंगे कि अगर गूगल पे कुछ सर्च मार रहे हैं तो इंग्लिश में आ जाए, चाहे कैसी मतलब हिंदी में आ जाए तो अच्छी बात है, अगर आप हिंदी हिंदी भाषी हैं तब। वरना इंग्लिश में आता तो आपको पढ़ने में तकलीफ नहीं होगी, ना पुस्तक को इंग्लिश की पढ़ने में तकलीफ होगी, ना न्यूज़पेपर, ना आर्टिकल्स, ना सड़कों पे कोई होर्डिंग्स वगैरह लिखी हैं वो। तो ये सब चीजें पढ़ने में आपको तकलीफ नहीं होगी, तो पहले थोड़ा समझ लें। तो पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने देखा क्या था, थोड़ा सा समझा था कि इसकी दुविधाएं क्या है, दुविधाएं जो क्या आएंगी इसमें, वो दुविधाएं को समझा था, और दुविधाओं से थोड़ा दूर होने के लिए समझा था। तो वही चीज मैं अभी थोड़ा सा दुविधाएं मैंने बताना चाहा कि आपको और आएंगी आगे, लेकिन एक बार जब दुविधाएं समझ लेंगे कि ये दुविधाएं आएंगी, तो जब वो आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी क्या है, सारी दुविधाएं मैं बताता रहूँ आगे क्या क्या आने वाला है, और उस टाइम अगर आप फ्रेश मूड से पढ़ रहे थे, फिर कोई ऐसी दुविधा आ गई, आपने कुछ सीखा और बदल गए वहां पे कि भाई यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, वहां पर ऐसा होना चाहिए, पीछे से आप कुछ और सीख के आए और आगे कुछ और लगाना पड़ रहा है, तो फिर आप कहेंगे ये कैसे हो गया। तो इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, बहुत सारे इसमें रूल जो हैं वो भंग होते हुए नजर आते हैं कहीं कहीं पे। तो इसलिए इसमें एक रूल ध्यान रखें कि एक ही रूल है कि कोई रूल नहीं, हाँ ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो हम लोगों ने पिछली बार एक थोड़ा सा समझ लीजिए कि पिछली बार क्या था, आपको शायद अगर ऑनलाइन आपको समझ में किसी को नहीं आया तो मैं बता दूं फिर से। इन लोगों में थोड़ा लोगों ने पूछा था, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो मैंने लिखा था, आई नो यू, ठीक। और एक मैं लिखता हूँ कि जब मुझसे क्वेश्चन किसी से पूछा गया कि आपको क्या इसका उत्तर पता है, या डू यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऐसे करके कुछ, तो एक जगह मैंने बोला नो, ठीक है। तो मैं यहाँ बताना ये चाह रहा था कि जैसे हिंदी में अगर हम लोग जल बोल रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे बोला कि मुझे जल चाहिए, तो अगर मान लीजिए ऐसा समझिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हिंदी नहीं आती है, ठीक, जो ऐसा व्यक्ति है जिसको हिंदी नहीं आती, तो उसको समझने में दिक्कत होगी। तो उससे पहले बहुत टाइम को ये समझाना पड़ेगा मुझे,
तो वो समझ जाएगा कि जब कोई ये बोलेगा कि जब ये बोलेगा सामने वाला व्यक्ति मुझे, मेरा, मैं, तो मैं इससे इसका शब्द का अर्थ उस व्यक्ति को निकालू सामने वाले को, ठीक है। यानी मुझसे जब मैं किसी को ऐसे कहूंगा, मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसको हिंदी नहीं आती है, तो मैं उसे समझाऊंगा कि जब मैं मुझे बोलूं, मैं बोलूं, मेरा बोलूं, तो तुम समझना मैं। अब हिंदी में नहीं, ऑब्वियसली किसी ऐसी भाषा में समझाऊंगा जो उसे भी आती होगी, मुझे भी आती होगी। इंग्लिश कैसे कॉमन लैंग्वेज बोल देते हैं, तो अगर नॉन हिंदी बात कोई हिंदी है तो उसको हिंदी सिखाने के लिए इंग्लिश में बीच में बात करनी पड़ेगी, तो बताना पड़ेगा। तो मुझे का समझ गया, चाहिए वगैरह सब समझ गया। जल का फिर मतलब सिखाया कि मुझे जल चाहिए, तो इसका मतलब आप वाटर से समझना। यानी कि अगर कॉमन लैंग्वेज हम इंग्लिश मान ले रहे हैं, क्योंकि और तो मुझे भी ज्यादा नहीं पता भाषाएं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो ये सीख पाया, आपने लगा दिया कि मैं जल गया, है ना, ये हम लोग बात करी थी। तो अब यहाँ पे वो इससे मैं से फिर से मतलब तुम ही समझ लेगा, उस वाले व्यक्ति को ही। गया का मतलब भी कुछ कुछ सीखा होगा धीरे धीरे। फिर लेकिन जल का मतलब फिर से दुविधा आ गई कि जल, देखो गया जहां पे लग रहा है एक ही जैसा साउंड कर रहा है, अलग अलग करते हैं। जल का एक ही जैसा साउंड है, जल, यहाँ भी जल एक ही जैसा साउंड है, लेकिन यहाँ पे अर्थ वाटर से हो गया, यहाँ पे मतलब आपको पता है कि वो जलना, आग से जलना वाला। तो ये चीज उसको बाद में दुविधा देगी कि बिल्कुल सेम सेम है, उत्तर ऐसा है। लेकिन ऐसे एक और समझ लो पहले यहाँ पे, कि जैसे मान लो लाल, कि जैसे आपने कही एक से व्यक्ति से कहा कि मेरा बैग लाल है, तो समझ गया होगा कि चलो मेरा और बैग ऐसे समझाओगे, मेरा कौन है, यही व्यक्ति, बैग का मतलब उसे बताया होगा ये बैग, ठीक है। और ये बस्ता बोल दो यहाँ पे कुछ भी, लाल है, तो लाल से आपने बताया कि भैया ये लाल कलर से बताओगे, ऐसा ऐसा कलर है, जैसे ये है वो है, तो आप बताओगे लाल, यानी कि रेड कलर से समझा कि ये रंग की बात हो रही है, कि मेरा बैग लाल है। वो सीख पाया, उसे हिंदी नहीं आ रही होगी, ठीक है, रेड से बाद में उसकी भाषा में, तो लाल समझे कि जब भी लाल बोला जाएगा तो मैं समझूंगा। लेकिन आगे चल के आपने बोल दिया थोड़ा टाइम बाद कि मेरा बेटा लाल है, मेरा बेटा लाल है, तो उसको अब उसके स्तर से समझो, आपको खुद हिंदी आती है, आप उसके स्तर समझो जिसको हिंदी नहीं आती है, तो वो कितना कंफ्यूज हो जाएगा। क्या वो समझेगा कि जहां इनका बेटा है तो वो लाल होगा, वही रेड कलर वाला। जैसे मेरा बैग लाल है, मेरा बेटा लाल है, तो अब यहाँ पे लाल का मतलब थोड़ा सा अलग हो गया, आपको पता हो गया, बोलते हैं प्यार मोहब्बत में बच्चों से कि लाल है लाल है ऐसे करके, तो वही वो वाला लाल है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना बच्चा लाल कलर का है। लेकिन जो जिसको हिंदी नहीं आती हो उसके स्तर से सोच के देखो, उसके हैंड पर सोच के देखो, उसे दिक्कत होगी। जैसे तैसे वो सीख पाया कि लाल का मतलब चाहिए होगा, तो जहां जहां लाल आएगा और यहाँ पे लाल आ गई है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि लाल एक जैसा साउंड यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी ऐसा ही कर रहा है, ये जल और जल एक जैसा साउंड कर रहे हैं, तो लिखा वैसे जा रहा है लेकिन अर्थ अलग अलग हो रहा है। यहाँ पर इंग्लिश में क्या है, अब आपको इंग्लिश नहीं आ रही, आपको तो इतना तो पता है थोड़ा बहुत कि आई नो यू का मतलब होता है मैं तुम्हें जानता हूँ, और नो का मतलब होता है कि नहीं, सीधे मतलब इसका मतलब। तो यहाँ पर मैं बोल क्या रहा हूँ, बोल एक ही शब्द रहा हूँ, इसको भी मैं बोल रहा हूँ, क्या उच्चारण कैसा है, नो, और इसका भी उच्चारण कैसा है, नो। यानी कि जब इसका उच्चारण है जल, इसका भी उच्चारण जल है, तो मैं लिख तो एक जैसा ही रहा हूँ, जल जल, लाल उच्चारण ऐसा ही, इसका भी लाल उच्चारण है, इसको भी लाल लिख रहा हूँ, इसको भी लाल लिख रहा हूँ। लेकिन मैं जब इसको नो बोल रहा हूँ तो इसको के नो डब्ल्यू लिख रहा हूँ, इसको नो बोल रहा हूँ तो एनो लिख रहा हूँ। यहाँ पे दुविधा डबल है। यहाँ पे दुविधा तो इतनी थी कि भाई जब लाल जल बोला जाए तो कहीं पे जल का मतलब ये आएगा, कहीं पे जल का मतलब ये आएगा, लेकिन लिखा जल ऐसे ही जाएगा। लेकिन और लाल का मतलब, कहीं पे लाल का मतलब ऐसा होगा, कहीं पे लाल का मतलब ऐसा होगा, लेकिन लाल लिखा ऐसे ही जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि बोल रहा हूँ नो, तो बोल रहा हूँ कि कहीं पे नो का मतलब होगा कि जानना से, जानना या जानता, ठीक है, और कहीं पे नो का मतलब होगा नहीं से, ठीक है। लेकिन कहीं पे नो का मतलब होगा कि एनडब्ल्यू, कहीं पे होगा नो। यहाँ पे डबल दुविधा आ गई। एक तो दुविधा क्या थी कि आपको ये पता है कि कहाँ पे नो का मतलब होगा जानना और कहाँ पे नो का मतलब होगा नहीं, तो लेकिन एक दुविधा यहाँ पे बन रही कि एक को नो को कहाँ पे की एनओडब्ल्यू लिखे, कहाँ पे एनओ लिखे, ठीक है। तो ये चीज हम बताना पीछे साउंड कर रहे, तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि मैं उस टाइम वहां पे ऐसा बताना चाह रहा था कि इसको जैसे हिंदी में चल रहा है आप ऐसे लिख दो, एनो, नो की स्पेलिंग हमेशा एनो रखो, आई नो यू, और नो का मतलब ये नो। तो जब मुझसे पूछा जाएगा, मतलब मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू, तो मैं आई नो बोलूं। अब यहाँ पे जैसे यहाँ जल एक जैसा है, दोनों जगह एक जैसा ही है, तो दोनों जगह एक जैसा ही है, तो मैं यहाँ पे नो का मतलब समझू कि जब आप पीछे आई हो, ऐसे कुछ ऐसा संबंध हो, तो मैं इसका मतलब समझू जानने से, जानना या जानने से, और इसका संबंध अकेले में से कोई आए तो इसका मतलब नहीं से समझू, जैसे यहाँ पर। तो ऐसे होता, तो इसमें ऐसे दुविधा, एक छोटी सी बता रहा हूँ दुविधा की। नो का मतलब यहाँ पे आप सीखोगे, कहीं पे मतलब नो का मतलब जानना होगा, कहीं पे मतलब होगा नो का मतलब नहीं से होगा। लेकिन कहीं पे जब नो लिखना पड़ेगा के एन डब्ल्यू लिखना पड़ेगा, और नो, ये तो आप लोग यूज कर चुके हैं, बहुत सेंटेंस यूज करा होगा, इसलिए आपको कोई बड़ा दुविधा नहीं लग रही होगी इसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे ऐसी बड़ी दिक्कतें आएंगी तो आपको समझाओगे यहाँ पे कौन सा लगाएं। जैसे
कुछ बच्चे जिनको हिंदी नहीं आती, जैसे हमारे क्लास में हमने पढ़ा था, उसने हमने बीटेक बार कर रहे थे, तो उसमें क्या था, सर बोल रहे थे तो सर ने बोला टू, तो बोला टू, तो एक बच्चे ने पूछा था उसमें टी सर TO2, TOO2 या TWO2, ये दुविधा उत्पन्न हुई कि यहाँ पर तो जल है, तो जल को एक ही जैसे लिखोगे, जल जल, चाहे अर्थ ये निकले चाहे अर्थ ये निकले, लाल को ऐसे लिखोगे चाहे अर्थ ये निकले चाहे अर्थ ये निकले, लेकिन टू को देखो, टू को अलग अलग लिखते हैं, TO2, इसको भी टू बोलते हैं, इसको भी टू बोलते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत देर तक टू बोलोगे, टू ऐसा नहीं बोलोगे, बस टू बोलोगे, टू बोलोगे, इसको भी टू बोलोगे, लेकिन हर जगह अलग अलग लगेगा और हर जगह अलग अलग अर्थ होगा। तो हिंदी भी इतनी कह रही थी कि अलग अलग अर्थ होगा भैया, जहां जहां लगेगा उसके हिसाब से अलग अलग अर्थ होगा, इतना आपने मान लिया, लेकिन कह रहे हैं जहां जहां अलग अलग अर्थ तो होगा, अलग अलग लिखा भी जाएगा। तो अब ये बच्चा यहाँ पे एक डबल दुविधा होगी, ये कैसे समझे कि कहाँ पे कौन सा टू लगेगा। तो फिलहाल जाहिर सी का ये गिनती वाला दो है ना, और इसके लिए मतलब ये भी, इससे मतलब भी से भी निकालते हैं इसका मतलब, और बहुत से भी निकालते हैं कि टू मच करके ऐसे करके ज्यादा से, और इसका मतलब के लिए करके ऐसे निकालते हैं। तो के लिए ये वाला हमने उसमें पीछे बात कर ली, तो ये वाला लग जाएगा, अच्छे हो जाएगा के लिए। तो ऐसे करके तो उस व्यक्ति को उसको अब वहां पे अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे सेंटेंस क्या बोला गया है, इसके थोड़ा सा पहले क्या बोला गया और बाद में क्या बोला जा रहा है। मतलब जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल तो भाई ये पता चल जाएगा स्वाभाविक तौर पे, ये वाला टू आ जाएगा, और स्कूल यहाँ पे लिख दिया जाएगा, आई एम गोइंग ऐसे आ जाएगा। तो लेकिन आपको इंग्लिश इतनी आती है थोड़ी बहुत, तो आप लगा लो कि यहाँ पे टू है, लेकिन जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तो वो क्या समझेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये वाला टू, तो अगर दो स्कूलों में थोड़ा जा रहा हूँ, हो सकता है कि दो स्कूलों में जा रहा हूँ, ऐसा कुछ हो तो कैसे लगाएंगे, या आई एम गोइंग टू ऐसे आएगा कि मैं भी जा रहा हूँ। कई बार इंसान ने सुना होगा कि बोले कहाँ जा रहे हो, तो आई एम गोइंग टू, या आई टू गोइंग ऐसे करके है। तो कुछ लोग बोल देते हैं बाद में, हालांकि टू बाद में नहीं, आई ऑल्सो बोल दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई एम गोइंग टू, कुछ लोग बोल देते हैं ऐसे करके, जैसे आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू मैं भी जा रहा हूँ ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैसे आई ऑल्सो गोइंग आना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बोलने चालने में बोल देते हैं। हम लोग तो बोलने की स्पीकिंग सीख रहे हैं, ग्रामर पहले नहीं सीख रहे हैं, ग्रामर पे हम लोग सुधार करेंगे और स्पीकिंग सीखेंगे तो ग्रामर थोड़ा अचानक ढांचे में अच्छे से आ जाएगी। और ग्रामर का जहाँ रूल बहुत बेसिक होगा वो सीखना ही पड़ेगा हमें, जैसे हम अभी सीखेंगे टेंस में सीखेंगे, तो हम सब्जेक्ट लगाना सीखेंगे, कहाँ पे लगेगा, फिर वर्ब है, ये सब सीखेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े रूल है, तो नॉर्मल भाषा में इंसान आपको यही बोलते मिलेगा कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग बोलेगा, और दूसरा बोलेगा आई एम गोइंग टू, मैं भी जा रहा हूँ, तो यहाँ पे टू ही आएगा। लेकिन उचित क्या है वहां पे, आई ऑल्सो गोइंग, है ना, तो ये ज्यादा अच्छा क्या है, आई ऑल्सो गोइंग बोलना। लेकिन आई एम गोइंग टू, जैसे आई लव यू वाला मामला है ना, लोग बोलते हैं आई लव यू, तो बोलते हो आई लव यू टू, ठीक, तो मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, ऐसा वाला मामला है। तो यहाँ पे क्या बोलना है आपको, मैं भी प्यार करता हूँ, आई ऑल्सो लव यू ऐसे करके। तो स्पीकिंग बोलचाल भाषा में बोलते हैं, तो हम लोगों को बोलचाल की भाषा समझनी है कि जब कोई बोलेगा आई एम गोइंग टू, तो आपको जब कतई अंग्रेजी नहीं आती है तो आप उसको मतलब समझेंगे TOO2, बहुत मुश्किल में समझे तो आदि हो जाएंगे, जब धीरे धीरे तब समझेंगे। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पे बताने का यही है कि कहाँ पे TO2 लगेगा, कहाँ पे TOO2 लगेगा, कहाँ पे TWO2 लगेगा। आप लोगों को बहुत हद तक पता है, ये बात अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है ऑनलाइन में से एक दो व्यक्ति होंगे जिनको शायद नहीं पता हो, तो उसमें कोई ऐसी शर्माने वाली वैसी बात नहीं थी। एक अरसे पहले हमें भी नहीं पता था, ठीक है, तो बाकी हमारे साथियों को उस टाइम नहीं पता था, अब धीरे धीरे पता लग रहा है, और आपको इतने तो पढ़ते लिखने वाले बच्चों को इतना पता चल जाए कहाँ पे कैसा लगेगा। लेकिन आगे ऐसे बहुत से शब्द आने वाले हैं कि आपको नहीं पता चलेगा यहाँ पे कौन सा क्या लगेगा, क्या यूज होगा, कैसे लगने, जो वर्ब हैं और वर्ब के भी अलग अलग टाइप हैं, कौन कौन से नाउन है, टाइप हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे जब धीरे, तब थोड़ा सा और पेज खुलेगा। इनका सहारा लेके मैं आगे की दुविधा बताना चाह रहा हूँ। ये दुविधाएं आपको सब ये तो पता है लगभग लगभग, तो इसीलिए आप इनको समझ भी पा रहे होंगे। जब मैं चाह रहा हूँ कि आप उस बंदे की तरफ से सोचे, उस व्यक्ति की तरफ से सोचे जिसको कतई अंग्रेजी नहीं आती है, या जब मैं हिंदी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो उस व्यक्ति की तरफ से सोचे जिसको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती है। उसके सामने ये जल की बहुत बड़ी दुविधा होगी, लाल की बहुत बड़ी दुविधा होगी। ऐसे ही जिसको बिल्कुल निखर अंग्रेजी नहीं आती, बिल्कुल जीरो है उसमें, तो उसको नो और नो में बहुत दिक्कत होगी शुरुआत में समझने में, ठीक है। ऐसी टू की स्पेलिंग तो बहुत दिक्कत होगी, इसके एग्जाम्पल तो मैं बहुत लोग देख चुका हूँ कि टू कहाँ लगना है, कौन सा क्या लगना है। ऐसी आगे और भी दिक्कतें आएंगी, कहाँ पे कब ऑल्सो लगाएंगे, कब टू लगाएंगे, कब विल लगाएंगे, कब शैल लगाएंगे, ऐसी बहुत सारी दुविधाएं आएंगी, ठीक है। छोटी छोटी हैं जो आपने डील कर चुके होंगे, हो सकता है अपने क्लास में, अगर आपने ग्रामर ठीक से पढ़ी हो 8वीं 9वीं 10वीं में, तो हो सकता है ये सब डील कर चुके हो। लेकिन नहीं हो सकता है कि अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं होगा, तो वो भी क्लियर होती जाएंगी। और जो बड़ी बड़ी दिक्कतें जो सही में आएंगी एग्जाम्स में, ऐसी करके इंग्लिश लिखी होगी, वो हम लोग वो करेंगे। कुछ बड़े बड़े न्यूज़पेपर कोशिश करेंगे ऑनलाइन में मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूं,
और आप लोगों को मैसेज सबमिट करवा दूँ तो आप लोग देखेंगे, उसको हम पढ़ा करेंगे, उसकी हिंदी निकालना सीखेंगे। हमें बेसिकली क्या है, हिंदी समझ में आ जाए, पहले तो इंग्लिश लिखी हो सामने हिंदी समझ में आ जाए, और हम इतने सक्षम हो कि अगर कोई हमारे पास हिंदी दी जाए तो उसकी अंग्रेजी ढांचे में उतार दें, भले ही एक आध कोई शब्द हो जो कठिन हिंदी में लग रहा हो, उसकी अंग्रेजी में नहीं पता तो उसको सर्च मार के देख लिया जाए, लेकिन इतना सक्षम हो जाए, उतना सक्षम मैं आपको बना दूंगा। और टेकेंगे हम लोग और पढ़ेंगे तो हम लोग बिल्कुल इंग्लिश में थोड़ा सा फ्लुएंटली हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही? अब थोड़ा सा आगे बढ़े इस चीज को, अगर कोई दुविधा लग रही हो कोई तो आगे मुझसे पूछ लें इस चीज में, मैं बाद में बता दूंगा। अब देखो, अब हमें एक चीज समझनी इसमें ये, और थोड़ा सा ऑनलाइन वालों आप इस चीज को शायद साथ देना कि आपको लग रहा हो अरे अभी तो अंग्रेजी नहीं आई, अभी नहीं आई, तो अभी क्लासेस भी तेजी नहीं आई है ना, थोड़ा बेसिक समझ लो। वो जो होता है ना फास्ट, सुपर फास्ट अंग्रेजी, बहुत तेज सीखो, बहुत तेज सीखोगे ना तो फिर सुपर फास्ट रह जाओगे ना। थोड़ा सा दुविधाएं है ना, तो किसी भी सब्जेक्ट में आने वाली अगर दुविधाएं हम समझ लेंगे कि क्या दुविधाएं पड़ेंगी, तो वो दुविधाएं में, जब वो दुविधाएं असल में आएंगी तो थोड़ी सी आसान लगेंगी, ठीक है। और अचानक से जब सामने आ जाती है तो बड़ी दुविधा होती है। कई बार कुछ कुछ अध्यापक क्या करते हैं, कुछ अध्यापक कई बार ऐसा करते हैं कि पहले कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक बताते हैं जो कठिन होते हैं, खासतौर से मैथ में ऐसा कुछ करवाते हैं, तो जब वो इजी आते हैं तो बच्चों को बहुत इजी लगते हैं। लेकिन जनरली कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि मैथ्स में बुक में पहले आसान, फिर थोड़ा कठिन, फिर थोड़ा कठिन, थोड़ा कठिन कठिन करते करते तो बच्चे को और लगता है हर्डल चढ़ना कि इतना मुश्किल यहाँ तक सीखा, अब ये सीखना पड़ेगा, ओहो अब ये सीखना पड़ेगा, अब ये सीखना पड़ेगा, अरे इतना ऊंचा चढ़ना पड़ेगा, ऐसे करके थोड़ा तकलीफ होती है कई बार। लेकिन कुछ टीचर्स की ऐसी स्ट्रेटेजी रही है कि कुछ मतलब ऐसे है सीढ़ियां, ये नहीं सीधे एक दिन पहले दिन ये तो इतना ऊंचा वाला नहीं दे देते हैं, लेकिन हाँ कुछ ये बताते हैं बच्चों को, फिर यहाँ से इधर बढ़ेंगे और इधर भी बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे इधर भी बढ़ेंगे, तो ये तो कोई छोटा सा, ये तो कंपलसरी हो ही जाता है, नंबर सिस्टम जैसी चीजें है ना। और बाकी इधर बढ़ते रहते, फिर तो बच्चों को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। ऐसे जब यहाँ तक पढ़ गए तो बीच से कोई उठा लिया, यहाँ से ऊंचा का, फिर इधर बढ़े और आगे और ऊंचा बढ़े, और इधर बढ़े और ऊंचा बढ़े, तो ऐसे करके कुछ की स्ट्रेटेजी रहती है, तो सफल भी रही है। और कुछ जगह मैंने भी ऐसा प्रयास करा है, वो भी सफल रहा है। तो इसीलिए मैं इंग्लिश में भी वैसा ही प्रयास कर रहा हूँ आपसे कि दुविधाएं जो आने वाली हैं वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इसलिए भी अभी मत घबराओ आप इस चीज से लेके। और ये असल में आएंगी, तभी अंग्रेजी नहीं सीख पाते बहुत लोग, जोश में शुरू करते हैं, ठीक है, 2 महीने तक, मैक्सिमम 2 महीने तक लगे रहते हैं, फिर 2 महीने भी मैंने शायद ज्यादा कह दिया, लेकिन 1 महीने तक का जोश, उसके बाद में थोड़ा मजबूरी में खींचते हैं तो दूसरा महीना, उसके बाद थोड़ा ठप मामला पड़ देते हैं। आप लोग सीखो आराम से। मेरे को भी कोई बहुत लोड नहीं है इस चीज का कि आपने मुझे कोई पेमेंट बहुत दे रखी हो और उसका मुझे जल्दी निपटाना है। आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से सीखो, इसको साइड में लेते चलो, आप जो सब्जेक्ट या जो भी कुछ तैयारी कुछ भी कर रहे हो उसको करो, इसको साइड में देखते चलो, इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा मुझे ऑनलाइन, आप लोग तो पढ़ ही रहे, आपको तो खींच ही रहे हम लोग, और रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा तो जल्दी जल्दी पढ़ा लेंगे, है ना। ये भी चीज ध्यान रखना, थोड़ा रिस्पॉन्स पे ही मैं भी चलूंगा, बाकी मुझे भी अपना अध्ययन करना होता है, अध्ययन के अलावा मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा अगर अध्ययन नहीं करूंगा। तो आप सोचो एक चीज ये कि हमने ये समझा दुविधाएं थोड़ी सी, अब जैसी जैसी आने वाली हैं ऐसी आएंगी, अब कुछ दुविधाएं और होंगी वो भी हम समझेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अंग्रेजी आने के लिए हमें क्या आना चाहिए, मतलब अंग्रेजी के पहले तो भाषा ही आपको पता है, और भाषा क्या है, हमारे जो विचार हैं अंदर के उन सबको व्यक्त करने का माध्यम है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर कोई जैसे जैसे मैंने ये लिखा है कि मेरे हाथ में मार्कर है, तो बोलूँ यह एक मार्कर है, तो यह एक मार्कर को ऐसे लिख लेना देवनागरी में, ठीक है, मार्कर है, क्या बोलेंगे कलम बोलेंगे, कलम बोलो कुछ बोलो, लेकिन मार्कर बोलो, अभी तो हमें मार्कर की स्पेलिंग में लिख लेंगे MARKER, ठीक है। अब यह एक मार्कर है, इसकी हमें अंग्रेजी बनानी है, तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हमें, आपको सिंपल सीधी बात, हाँ सही बात है यही होगा, आप तो जानते हैं, लेकिन आगे बोलेंगे सेंटेंस बता दोगे, तो हाँ इतना सिंपल है, लेकिन मैं एग्जाम्पल लेने के समझा रहा हूँ ना। तो आप लोग यहाँ पर समझे, यह एक मार्कर है, इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, दो चीजें, पहले एक तो जितने शब्द हैं उनकी अंग्रेजी हमें पता होनी चाहिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पहले आओ ये देख लें, इसको क्या बोलेंगे, यह को दिस, हाँ इट भी आएगा, ठीक है, इट भी बोल सकते हैं, ठीक, इट इज अ मार्कर, लेकिन दिस, अब वो भी हम इट और दिस का आगे सब छोटे छोटे बारीक अंतर भी सीखेंगे, लेकिन नॉर्मल भाषा में बोलते चले जाओ, इट बोल दो इट इज अ मार्कर, तब भी कोई आपको नहीं पकड़ेगा, गलेवान पकड़ लिया अरे तुम्हें इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती है, और दिस इज अ मार्कर तब भी वो समझेगा यही, ठीक है, कुछ भावनाएं भी समझ लेगा। तो ग्रामर का पेपर देंगे तो हम समझेंगे दिस, सॉरी इज क्यों आएगा अभी, ए हो गया दिस, और एक के लिए क्या हो गया ए, ठीक है, या फिर कुछ लोग आ बोलते हैं, कुछ लोग ए बोलते हैं, और मार्कर के लिए क्या हो जाएगा एम, स्मॉल से बना लेते चलो, MARKER, बाकी और है के लिए क्या हो जाएगा इज, ठीक।
तो ये क्या बना, दिस अ मार्कर इज, बाकी विराम के लिए फुल स्टॉप लगा लो। तो हमें हर एक शब्द की अंग्रेजी तो यहाँ पर चलो पता हो गई कि हमें इसकी भी अंग्रेजी पता हो गई, इसकी भी अंग्रेजी पता हो गई, इसकी भी और इसकी भी अंग्रेजी पता हो गई, और विराम की भी पता है, फुल स्टॉप ऐसे लगा देते हैं, ठीक। लेकिन क्या ये सेंटेंस सही है? सेंटेंस तो सही नहीं है। दिस मार्कर इज उचित नहीं है, तो गलत है। तो हमें क्या सीखना पड़ेगा, यानी कि हमें जो वाक्य आना पड़े। अभी तो हम शब्द तो सीख गए, शब्द तो पता चल गया अंग्रेजी, अब हमें वाक्य यानी कि सेंटेंस, SEN क्या है, TE, हाँ C या फिर ऐसी CE, तो सेंटेंस। तो हमें अब ये वाक्य कैसे आएगा, तो ये शब्द है ना, अब हिंदी में थोड़ा सा अलग लिखा हुआ आपको देखो, यह एक मार्कर है, हिंदी की अलग है, कर्ता क्रिया अलग अलग लगाती है, अलग अलग तरीके, इनका रूल अलग है व्याकरण का, और इसकी ग्रामर का रूल थोड़ा अलग है कि सब्जेक्ट और क्रिया पहले आ जाएगी, ठीक है, उसमें क्रिया बाद में पहुंच जा रही है। तो इसमें क्या है, आपको वाक्य को रचना आना चाहिए कि वाक्य के मतलब अरेंजमेंट शब्दों में वाक्य है जो उसमें शब्द कैसे कैसे फिट बैठेंगे। तो वाक्य एक बहुत बड़ा होगा, इसमें शब्द ये इसको पूरे को वाक्य बोलेंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी ये वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें शब्दों का क्रम उल्टा उल्टा है। तो जब शब्दों का क्रम एक सुनियोजित तरीके से सही से रख जाएगा, जैसे व्याकरण उसकी कह रही है, इंग्लिश की व्याकरण कह रही है कि शब्दों का जब ऐसे ऐसे क्रम होगा तब हम उसको एक वाक्य बोलेंगे। अभी ये वाक्य नहीं है, तो असल में क्या बन जाएगा आपको पता है, दिस इज अ मार्कर, ठीक है, दिस इज अ मार्कर, ठीक, और फुल स्टॉप। तो ये अब ये बना वाक्य, सही है। तो अब ये बन गया वाक्य, यानी कि सब कर्ता क्रिया और इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, बाकी और भी चीजें होंगी हम लोग रूल में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा मामला। तो ये चीज अब ये बन गया वाक्य। तो हमने वाक्य को एक ठीक ढंग से लगाना, वाक्य में जो शब्द है उसको ठीक ढंग से लगाना, फिर वाक्य जोड़ जोड़ते हुए एक पूरा पैराग्राफ बन जाता है, ऐसी चीजें आपको पता ही है। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं हम, आपको ये वाक्य समझ में आ जाए, और इतना तो हमें आता है, ये चीज थोड़ी नहीं है, आगे जब बड़े बड़े देखेंगे तब थोड़ा दुविधाएं होंगी। तो इसलिए अगर आपको ये सब आता भी है तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा मत सोचिए कि यार ये आता है क्या पढ़ा रहे हो क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन मुझे बस समझाने दो इन चीजों से, जुड़े रहोगे आगे तक तो बिल्कुल आपको बिल्कुल ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि आपको नेट पे इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। या मैंने बताया ना गाँव में जो आ जाते हैं या कहीं पे आजकल शहरों में भी ऐसा होता है कि मैसेज दे जाते हैं कि भैया देखें क्या लिखा हुआ है, तो आपको वो सब पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तेजिस फर्राटे वाली अंग्रेजी वो इतनी गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ आपकी, क्योंकि वो आपके अभ्यास पे ही आएगी जितना अभ्यास करेंगे, है ना। तो इसलिए गारंटी सिर्फ इसकी ले रहा हूँ कि आपको आ जाएगी, तो जुड़े रहें। वाक्य हो गया ये, अब हमें बता करने कि वाक्य फिर क्या है। तो वाक्य हम देखेंगे, वाक्य के प्रकार देख लेना, वाक्य का मतलब सीधे शब्दों का उचित क्रम होना चाहिए, वो वाक्य है, बाकी और ज्यादा व्याकरण क्यों उसे। तो वाक्य अब जो आ जाएंगे वो आपके पास 4 प्रकार के आ जाएंगे, ठीक है, सीधे इंग्लिश में आ जाए। एक को बोलते हैं असर्टिव, हिंदी भी लिख दें, मार्कर दूसरे ले लें, एक कथनवाचक बोलते हैं इसको, तो हिंदी में इसको कथनवाचक बोलते हैं, गलती ना हो जाए तो कथनवाचक हिंदी बोलते हैं, कथनवाचक वाक्य, ठीक है, सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस सी, और उसके बाद में प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक क्या बोलेंगे, हाँ इंटेरोगेटिव, ठीक, यहाँ पे वाक्य लिख लोगे तो लिख लेना, ठीक है भैया, वरना आप सोचना कि जगह हमारे पास वैसी बैठ रही थी। इंटेरोगेटिव, ठीक है, बाकी सेंटेंस। तो ये 4 प्रकार के वाक्य बनेंगे। और कौन सा तीसरा, इंपेरेटिव, तो ये हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस, और चौथा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी, ठीक। ये 4 आप बढ़िया अच्छे समझ लो, याद होने चाहिए आपको। इसको विस्मयादिबोधक बोलेंगे, इसको आज्ञावाचक बोलेंगे, यानी कि इसको आज्ञावाचक बोलेंगे, आज्ञावाचक वाक्य, इसको बोलेंगे विस्मयादिबोधक। बाकी अभी धीरे धीरे इनको हम समझेंगे क्या है, सब कुछ समझेंगे। तो एक बार आपको ये सब पता भी होंगे, अच्छी बात है, तो कृपया करके इसको जल्दी जल्दी उतार लें, एक कॉपी बना ही लें, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो अब हम इसको समझ लेंगे इनको वाक्यों को। तो ये जो 4 है ना, तो ये जो 4 है असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, यही तो है। तो इसको अब आपको समझना है, इन चारों को वाक्यों को। अब यही मतलब यही 4 प्रकार के वाक्य हैं, इसके अलावा कोई वाक्य नहीं है, ठीक है।
हाँ, हालांकि वो आपने सुने असर्टिव इंटेरोगेटिव, सॉरी अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, हो जाएगी ना अफर्मेटिव, ठीक है, और अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो आप जो बोल रहे हो वो यही है कि ये अलग से नहीं है कोई, ये असर्टिव इसी के अफर्मेटिव बन जाएगा एक और नेगेटिव बन जाएगा, इसी का अफर्मेटिव बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। मतलब जिसमें नहीं लगा है वो अफर्मेटिव वाला है, जिसमें नहीं लग गया यानी कि इसमें नहीं लगा तो ये अफर्मेटिव असर्टिव हो गया, एक ही बात है। इसमें जैसे प्रश्नवाचक पूछ रहे हैं क्या तुम आ गए, तो यह वाला क्या तुम आ गए का मतलब क्या हो गया कि अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव। क्या तुम नहीं आए तो क्या हो गया अफर्मेटिव, सॉरी नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव कुछ भी बोलो, तो इसमें नेगेटिव आ गया। ऐसे इसके भी दो रूप हो जाएंगे, इसके भी। तो ये इसी के अंदर बनेंगे, अलग से कोई नहीं है कि 6 प्रकार के नहीं, 4 ही प्रकार के हैं। बाकी ये दो हर एक में अफर्मेटिव और नेगेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के, आप बाकी इनको अच्छे से अंग्रेजी समझ लोगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक। नोट तो कर ही लिया होगा, बाकी आपको पता भी होंगे, तो एक बार बस लिख लो, क्योंकि आप लोग नई कॉपी बना रहे हो तो उसमें लिख लो। अब देखो पता है हमें बस करना क्या है, ये जो 4 वाक्य हैं इनको हम समझते रहेंगे धीरे 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 कि इसमें क्या क्या है। लेकिन अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं किसकी तरफ, तो ये वाक्य है, हमें इन्हीं को समझना है। लेकिन इनको समझने के लिए हमें एक चीज है, एक टॉपिक उसको समझना पड़ेगा, वो क्या, काल, ठीक है। तो अभी आज इसको लिखवा के छोड़ देना है, अगली वाली क्लास में हम लोग उसको समझ लेंगे काल को, यानी कि जो आप काल आपने पढ़े हुए हैं। तो काल कितने प्रकार के हैं, इंग्लिश में आ जाए सीधे, पास्ट लिखें पहले, प्रेजेंट लिख ले रहे हैं ना, कुछ लोग पास्ट ही हो, पहले पास्ट हो जाता है उसके बाद प्रेजेंट चल रहा था, फ्यूचर आएगा, लेकिन ऐसे कर लो प्रेजेंट, पास्ट, और ये क्या हो जाएगा काल, टेंस हो जाएगा, ठीक है, TNC की ऐसी, हाँ ऐसी, फ्यूचर, ठीक। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके सारे से हम वो 4 प्रकार के जो वाक्य थे इनके सारे से पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस में प्रश्नवाचक कैसे वाक्य बनेंगे, प्रेजेंट टेंस में आदेशात्मक वाक्य कैसे बनेंगे, प्रेजेंट टेंस में विस्मयादि बोधक कैसे बनेंगे। तो इन्हीं में हम वो समझ लेंगे, 4 प्रकार के अलग अलग हैं। लेकिन अभी इसमें हम जो 4 प्रकार पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे, इनके भी अलग 4 भाग होंगे कि इस प्रेजेंट वर्तमान भी अपने आप में 4 है, कि एक इंडेफिनिट है, जैसे आप सिंपल बोलते हो ना इंडेफिनिट, कुछ लोग सिंपल इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट, ये मैं प्रीड करके डॉट छोड़ दे रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल ही बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल लेते हैं, ठीक है, ऐसे सब बोलते हैं। बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना। और इसके बाद क्या जाएगा परफेक्ट, परफेक्ट, उसके बाद आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इसके भी 4 भाग होते हैं हर एक के। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, सामान्य बोलेंगे इसको, इंडेफिनिट को, सिंपल वाले को, और कंटिन्यूअस को बोलेंगे अपूर्ण काल। अपूर्ण, कई जगह निरंतर भी लिखा मिलेगा, निरंतर, निरंतर काल, तो अपूर्ण काल यानी कि वर्तमान का, वर्तमान अपूर्ण, वर्तमान काल अपूर्ण काल, या फिर वर्तमान अपूर्ण काल। परफेक्ट को क्या बोलेंगे, पूर्ण बोलेंगे, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बोलेंगे पूर्ण निरंतर काल, पूर्ण निरंतर यानी कंटिन्यूअस भी है ना इसमें, इसमें समय आ जाता है, समय आएगा, निश्चित और निश्चित समय आ जाता है, सेंस ऑफ और लगाती है इसकी अंग्रेजी में। तो अगर ऐसी पास्ट इंडेफिनिट करोगे तो आ जाएगा भूतकाल और सामान्य काल, भूतकाल अपूर्ण काल, भूतकाल पूर्ण काल, भूतकाल पूर्ण निरंतर काल। या फिर अभी हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं तो अंग्रेजी में ध्यान रखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस भी ठीक है, कंटिन्यूअस भी ठीक है, ठीक है। तो आपको जो सही लग रहा है आप वो बोल सकते हैं। ये 2 एक्सेंट रहते हैं, जैसे आपने सुना, इसमें मत घबराइए यार ऐसे कैसे, देखो ये लिखा है क्या, हाँ, और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एजुकेशन भी बोलते हैं, अभी तक आते रहे, लेकिन आजकल आपने सुना होगा बहुत लोगों से एजुकेशन, है ना। अभी तक आपने क्या सुना होगा, एजुकेशन। अब एजुकेशन लिखा है तो एजू के लिए ए कर दो, एजुकेशन। अब आजकल भाषा क्या चलने लगी, एड्यूकेशन, एड्यू, ड्यू कर लो, बड़े की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो एजुकेशन। तो अब नई भाषा में लोग क्या बोल रहे हैं, एजुकेशन बोलने लगे,
ठीक है। तो ना कि ये गलत है ना वो गलत है। अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट की बात है, एक्सेंट मतलब बोलने का तरीका। तो अमेरिकन लोग थोड़ा अलग बोलते हैं, ब्रिटिश लोग थोड़ा अलग बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन लोग अलग बोलते हैं अंग्रेजी। अलग का मतलब उनका एक्सेंट बोलने का अलग तरीका है। तो एजुकेशन भी ठीक है और एजुकेशन भी ठीक है, घबराए नहीं बस, ठीक है कि यार हमें क्या अंग्रेजी अभी तक नहीं आती थी, एजुकेशन बोल रहे हैं, अब ज्यादा चलन में चल गया तो लोग एजुकेशन बोलने लगे। ऐसे जैसे ये लिखा ना EITHER, ठीक है, तो इसको आइदर भी पढ़ते, पहले बहुत लोग आइदर आइदर बोलते थे, आइदर और ऐसे करके यूज आता था आइदर और, लेकिन अब इसको कुछ लोग ईदर बोलने लगे, ईदर। तो ये भी घबराने नहीं, ईदर भी ठीक है, नीदर नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और, ईदर और, ठीक है। तो ईदर भी पढ़ सकते हो, आइदर भी पढ़ सकते हो, दोनों ठीक है, ठीक। तो ये चीज समझ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्टिन्यूस भी बोल सकते हो और कंटिन्यूस, कंटी कॉन्टी, ठीक है, यानी कंटी कॉन्टी में ध्यान रखना है, कंटिन्यूस कॉन्टिन्यूस, ठीक है, दोनों बोल सकते हो आप। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ इसलिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे फ्यूचर के बन जाएंगे। तो ये टोटल 12 बन जाएंगे। अब इन्हीं में से चार में, जो प्रेजेंट के चार है ना, इन्हीं चारों में से आपको जो वाक्य आपने देखे थे असर्टिव, असर्टिव और इंटेरोगेटिव और असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, तो इन्हीं चारों में से वो मिलते रहेंगे यहाँ पे जो बात, यानी चार प्रकार के वाक्य हैं, लेकिन लिखने के तरीके ऐसे होंगे कि वो कोई आदेशात्मक वाक्य ऐसे इनमें से किसी तरीके से लिखा जाएगा, कोई विस्मयादि बोधक इसमें तरह से लिखा जाएगा। तो ये चीजें हैं, हम लोग मेन क्या, ये कोर है, वैसे कोर यही है, लेकिन आगे हम पहले इसको ही सीखेंगे, इसके रूल्स को सीखेंगे, इनके रूल्स को पढ़ेंगे, सब्जेक्ट कहाँ लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये सब क्या है, आईएनजी फॉर्म में क्या है, वो हम सब सीखेंगे, कहाँ प्लेस होगी, हैज कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है, हेड कहाँ लगाना है, विल कहाँ लगाना है, शैल कहाँ लगाना है, कैन कहाँ लगाना है, कुड कहाँ लगाना है, विल कहाँ लगाना है, वुड कहाँ लगाना है, माइट कहाँ लगाना है, मे कहाँ लगाना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी जो वर्ब्स हैं वो कहाँ लगानी है वो हम समझेंगे। शुड कहाँ लगाना है और शुड हैव कहाँ लगाना है। और हैज हैड कई बार आपने देखा समझ में आ जाता है, हैव हैड कई बार समझ में आ जाता है, तो वो हम देखेंगे। हैड का मतलब, हैज का मतलब पास भी तो ना, आई हैव अ कार, तो आई हैव कई बार आप देखोगे परफेक्ट में लगेगा आई हैव, तो आप समझोगे हैव का मतलब परफेक्ट हो गया है। लेकिन आई हैव अ कार, तो मेरे पास एक कार है, हैव का मतलब पास भी होता है, और मेरे पास था तो आई हैड लगाएंगे कि मेरे पास भी एक कार हुआ करती थी, तो आई हैड अ कार, तो हैड भी लगा देंगे, तो उसकी तरफ आप पास्ट परफेक्ट में ना पहुंच जाए। तो हम कोर रूल यही है 12, हम इनको सीखेंगे। इसके बाद जहां जहां थोड़े थोड़े टूटेंगे, छिन्न भिन्न होंगे, वो भी समझेंगे कि हाँ यहाँ पे वो वाला रूल टूटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। दरअसल असल में बहुत नहीं टूट रहा है, लेकिन हाँ कुछ जो अपवाद बोलते हैं ना कि इसका अपवाद है वो, तो वो अपवाद ही होता है जो हमें लगता है कि टूट रहा है, ठीक। टूटने के लिए नियम थोड़ी ना बनाए थे कि आगे चल के तोड़ देंगे, लेकिन कुछ चीज ऐसी आ रही है जहां पर नियम नहीं फंस रहा था, तो अपवाद आपने सुने, केमिस्ट्री फिजिक्स से सब पढ़ते हो गए आप लोग, मैथमेटिक्स वगैरह, उसमें जो एक्सेप्शन केस आता है ना अपवाद, कि वो इससे अपवाद माना जा रहा है। केमिस्ट्री आपने देखो कितने न्यूमेरिकल टेबल, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने अपवाद है ना, तो जो सवाल वोश वो ये मॉडल्स पढ़ते हो उसमें अपवाद आते हैं। तो ये अब हम अगली वाली क्लास में थोड़ा सा प्रेजेंट पढ़ेंगे, प्रेजेंट की जितने हो जाए, एक हो जाए या दो हो जाए तो समझेंगे। तो अगली क्लास में हम इसको समझेंगे। आप ये 12 इनके नाम लिख लो, प्रेजेंट कैसे करके, इसके ऐसे करके, फिर इनके रूल समझेंगे। हिंदी लिखनी है तो सामान्य उसके लिख सकते हो, इसको अपूर्ण काल, पूर्ण काल, अपूर्ण निरंतर काल, कंटिन्यूस को निरंतर काल भी कहीं जगह लिखा मिलेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लिखा मिलेगा, ऐसे सिंपल पास्ट टेंस, ऐसे सिंपल फ्यूचर टेंस लिखा मिलेगा। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों सही है। तो मुझे ज्यादा उचित इंडेफिनिट लगता है, तो इंडेफिनिट ठीक है। बाकी आपको सिंपल लिखना है तो सिंपल लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। हमें दरअसल रूल रूल दोनों का एक जैसा है, इंग्लिश ऐसी बनेगी एक जैसी, तो हम वो सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वाली क्लास में। अगली क्लास ये भी मिलेगी आपको, और किसी क्वालिटी या दूसरे सब्जेक्ट की मिल जाएगी, और दूसरों तक ये पहुंचाएं वीडियो, और जिनको आपको लगता है कि जिसको इंग्लिश में थोड़ी सी किसी वजह से कमजोरी महसूस होती है, तो जरूर आप पहुंचाएं, उनकी सहायता हो जाएगी। और बाकी दूसरों शेयर करें, और अगर कोई यदि किसी को लगता है कि क्वालिटी है और विषय है उनकी भी जानकारी लेनी है, उसको भी ठीक से वीडियो देखनी है, तो इस चैनल को थोड़ा सा शेयर करते हैं ना, उन लोगों के पास पहुंच जाएगा। अन्यथा आप जो जुड़े हैं, आप ही जुड़े हैं, यूट्यूब अपना काम करेगा, एल्गोरिथम का दौड़ाएगा तो पहुंचाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई अगर संशय हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।